नमस्कार दोस्तों, कहो कहानी इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी 1960 में एक परिवार के साथ घटित घटना पर आधारित है और आज की इस कहानी का नाम है नानी। बिना वक्त ज़ाया किए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। 9 साल का लक्ष्य घर में अकेला ही था। मतलब उसकी नानी भी अंदर के कमरे में थी, पर वो अक्सर पीछे एक कमरे में सोई रहती थी, तो वो घर में होकर भी ना होने के बराबर थी। और अब उस पूरे घर में लक्ष्य अकेला था। रमाबाई ने, मतलब लक्ष्य की माँ ने, जाते वक्त उसे बताया था कि हॉस्पिटल से आने में देरी भी हो सकती है। शाम होते ही सभी कमरों में दिए जलाकर रख देना। मैंने हर एक दिए में बाती और तेल डाल दिया है। रमाबाई पहली बार लक्ष्य के भरोसे घर छोड़कर जा रही थी। मतलब जरूर कोई बहुत ही सीरियस बात थी। असल में बात ये थी कि दोपहर को खेलते वक्त बड़ा भाई मनोज अचानक से जोर से गिर पड़ा था और उसके बाएं हाथ की हड्डी किसी लकड़ी की तरह टूट गई थी। दर्द की वजह से मनोज का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। रमाबाई उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे बहुत भागदौड़ करनी पड़ी। तब कहीं जाकर पास ही एक डॉक्टर उसके घर आने के लिए राजी हो गए थे। उन्होंने मनोज के हाथ पर कुछ वक्त के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया और उसे जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल लेकर जाने को कहा। रमाबाई ने मनोज को ले जाने के लिए फौरन तांगे का बंदोबस्त किया था। जाते वक्त रमाबाई दरवाजे के पास ही इधर उधर घूम रही थी। तब वो बस ये सोच रही थी कि क्या करूं, लक्ष्य को ये बात बताऊं या नहीं। पर आखिरकार उसने लक्ष्य को अपने पास बुलाया और कहा, लक्ष्य, अब तुम 9 साल के हो गए हो, तो मैं जो बात तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर कहीं मुझे वापस आने में देर हो गई तो घर में हर एक तरफ दिए जलाकर रख देना। बाहर आंगन में, घर के हर एक कोने में और नानी के कमरे में भी। कुंडी को अंदर से ठीक से लगा लेना। भूख लगी तो अंदर रसोई में जो खाना है उसे खा लेना। कम पड़ा तो दूध और शक्कर ले लेना। और हर 1-2 घंटे बाद नानी के कमरे में झांक कर देखना। उसकी खाट के पास शरबत रखा हुआ है, पानी भी है। वो कभी बात नहीं करती, पर अगर तुम उसे वो दिखाओगे तो वो हाँ या ना में इशारा करके बताएगी कि उसे क्या चाहिए। और उसे जो भी चाहिए होगा वो उसे घूंट घूंट करके पिलाना। जब रमाबाई ये सब लक्ष्य को बता रही थी, तब लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने खाट पर पड़ा हुआ नानी का वो मोटा और बड़ा सा शरीर नजर आने लगा था। उसने अब तक नानी को बस दूर से ही देखा था। नानी के कमरे में कदम रखने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी और ना ही वो नानी के कमरे में जाना चाहता था। लेकिन अब उसकी माँ उसे बता रही थी कि उसे वहाँ जाना होगा। नानी को पानी और शरबत के लिए पूछना होगा और एक पुरानी कीप को नानी के मुंह में डालकर उससे पानी या शरबत की धीमी धार छोड़नी होगी। मतलब साफ था कि ये सब करने के लिए लक्ष्य को नानी के पास जाना जरूरी था। उसके पास जाकर बैठना था और उसके मोटे सड़े शरीर के पास बैठकर, बस ये सोचकर ही उसको अंदर ही अंदर कुछ होने लगा था। रमाबाई कुछ देर के लिए शांत रही। असल में रमाबाई से ये सब बताया नहीं जा रहा था, पर रमाबाई के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रमाबाई ने कहा कि बेटा लक्ष्य,
असल में मैं ये सब तुझे बताना नहीं चाहती थी, पर अब वक्त ही ऐसा है कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। तुझे खुद सब कुछ करना होगा। और एक बात कि नानी कभी भी अपनी जगह से हिलती नहीं है, कभी कुछ बोल भी नहीं पाती, पर कभी कभी अचानक उसे दौरा पड़ जाता है। अचानक किसी तरह का झटका आ जाता है, जैसे किसी बीमार इंसान को बुखार में आता है, बिल्कुल वैसा ही झटका। तो फिर नानी अपने आप ही ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, कुछ भी बड़बड़ाने लगती है। पर शायद आज ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो नानी से बिल्कुल डरना नहीं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटा। मतलब अब वो कभी भी अपने उस कमरे से बाहर नहीं आती। और अब एक आखिरी बात, हाँ, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ, मतलब नानी को दौरा पड़ा, अचानक से झटका आ गया और वो अपने हाथ और पैर झटकने लगी, कुछ भी बड़बड़ाने लगी, तो बस एक काम करना, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना और नानी की ओर देखते हुए बड़ी आवाज़ में कहना, शांत हो जाओ, सो जाओ, वरना हंसतर आ जाएगा। लक्ष्य, ये सब तेरे ध्यान में तो रहेगा ना? देखो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसा शायद ना हो, पर इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखना और बिल्कुल भी डरना नहीं। अपना ख्याल रखना। अब मैं निकलती हूँ। तब लक्ष्य अपनी माँ से कहने ही वाला था कि तुम किसी को मेरे साथ यहाँ रुकने के लिए क्यों नहीं भेजती। लक्ष्य ने वो सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो जवाब जानता था। कोई भी उसके घर आने को और रुकने को तैयार ही नहीं होता था। उसके अड़ोस पड़ोस में, स्कूल के दोस्तों में सभी उसकी नानी के बारे में जानते थे। नानी को लेकर आसपास के लोगों में कई किस्से कहानियाँ थी। सब नानी से डरते थे। मतलब अगर कभी गलती से भी उस घर का दरवाज़ा खुला छूट भी जाता तो भी कोई उस घर के अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। तांगा चले जाने के बाद लक्ष्य ने घर के दरवाज़ों को अंदर से कुंडी लगा दी थी। तब दोपहर के 4 बज रहे थे। बाहर तेज धूप थी। उसने सोचा कि अभी दिन है, उजाला है, तो एक बार नानी के कमरे में देख लेता हूँ। वो घर के कुछ कमरों को पार करते हुए घर के पीछे की ओर चला गया। वहाँ पर एक सीधी लाइन में 3 कमरे थे। उनमें से एक कोने का कमरा नानी का था। लक्ष्य नानी के कमरे के दरवाजे के पास चला गया। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। वो पुराना लकड़ी का दरवाज़ा कट कट रुक रुक कर आवाज़ करते हुए खुल गया। उस आवाज़ को सुन लक्ष्य कुछ वक्त के लिए अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर उसे याद आया कि नानी को तो ठीक से सुनाई भी नहीं देता। मतलब अगर नानी को कुछ भी बताना हो तो उसके कान के पास जाकर बड़ी आवाज़ में उससे कहना पड़ता था और तभी नानी को बात समझ में आती थी। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर लक्ष्य ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। उस कमरे की सभी खिड़कियों को पर्दे से ढका हुआ था। उन पर्दों से छनकर सूरज की पीली रोशनी घर के अंदर आ रही थी। पूरा कमरा पीली रोशनी से भरा हुआ था और उस रोशनी की वजह से कमरे में रखी हर चीज़ उससे साफ साफ नज़र आ रही थी। और तभी उस पीली रोशनी में उसका ध्यान नानी की ओर गया। तब लक्ष्य को इस बात का ख्याल आया कि कितने महीनों, कितने दिनों बाद वो इस कमरे में आया था। उसकी माँ ने आज तक उसे नानी का कोई काम नहीं बताया था। वो ये तक भूल गया था कि नानी कैसी दिखती है। नानी का शरीर बहुत मोटा और भारी भरकम हो चुका था। चेहरे का मांस खिंचा तना हुआ था और वो चेहरे से नीचे लटक रहा था। आंखों के पास और चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी। थोड़े बहुत जो सफ़ेद बाल थे उनकी छोटी सी चोटी बनाई हुई थी। लक्ष्य से नानी की ओर देखा भी नहीं जा रहा था। नानी का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। नानी के दोनों हाथ उसके अपने पेट पर थे और दोनों हाथों की उंगलियां
एक दूसरे में फंसी हुई थी। नानी की आंखें बंद थी, सांस धीमी धीमी चल रही थी और नानी का पेट हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रहा था। उससे ये पता चल रहा था कि नानी अभी भी जिंदा है। लक्ष्य हल्के हल्के कदमों के साथ नानी के पास बढ़ा और डरते हुए ही उसने नानी को आवाज़ दी, नानी। पर उसके मुंह से ठीक से आवाज़ निकली तक नहीं। नानी को देख उसका गला सूख चुका था। एक लंबी सांस लेकर उसने और जोर से आवाज़ दी, नानी। उस आवाज़ को सुन नानी की उंगली में थोड़ी सी हलचल हुई। एक एक करके धीरे धीरे कांपते हुए उंगलियां खुलने लगी थी और उंगलियां खुलते ही नानी के वो मोटे भद्दे हाथ भारी होने की वजह से खाट पर शरीर के दोनों तरफ गिर पड़े। नानी ने अपने हाथों के बड़े बड़े नाखूनों से चादर को खर खर आवाज करते हुए कुरेदना शुरू किया। लक्ष्य बस नानी की ओर देखता ही रह गया। तब उसे ऐसा लगने लगा कि न जाने क्यों उसने नानी को आवाज़ दी। अगर कहीं उसे अभी दौरा पड़ गया तो, कहीं अभी वो झटका आ गया तो, और वह बस नानी को देखते हुए वहीं खड़ा रहा। लक्ष्य के घर में बस उसकी माँ, उसका भाई और ये नानी ही साथ रहते थे। लक्ष्य की माँ एक स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। कुछ साल पहले ही लक्ष्य के पिताजी की मौत हुई थी। गांव के घर में उनकी नानी माँ अकेले ही रहा करती थी। नानी का शरीर दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। छोटी से छोटी हलचल करना भी उन्हें मुश्किल होने लगा था और ऊपर से आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया था। तो अब उनकी देखभाल करने के लिए, उनका रोज़मर्रा का काम करने के लिए किसी को तो गांव में आना ही था। रमाबाई के 2 भाई और 1 बहन थी, पर उन सब ने रमाबाई को गांव में रहने के लिए ही राजी कर लिया था। उन्होंने रमाबाई के लिए अपना घर और ज़मीन पर हक भी छोड़ दिया था और ऊपर से हर महीने के खर्चे के लिए कुछ रकम देने का वादा भी किया था। ऐसी बात नहीं थी कि उनको अपनी माँ से प्यार नहीं था, पर सब अपने अपने कामों में और घर गृहस्थी में व्यस्त थे। और तब माँ की हालत देख सबको यही लगा कि माँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की ही मेहमान है। पर अब 5 साल पूरे हो चुके थे और माँ यानी मेरी नानी अभी भी जिंदा थी। उनके शरीर ने तो उनका साथ कब का छोड़ दिया था, पर उनकी आत्मा अभी भी शरीर छोड़ने को राजी नहीं थी। या फिर कोई उन्हें बाहर रोके हुए था। मतलब कोई बता नहीं सकता था कि माँ की हालत इतनी खराब होने के बावजूद वह आज भी जिंदा कैसे है। रमाबाई के पिताजी एक साधारण से इंसान थे। दादा परदादा के ज़माने से मिली 12 से 15 एकड़ ज़मीन थी। साल भर की फसल, हफ्ते भर की सब्जी, मतलब कि सभी सामान वहीं से मिल जाता था। बाकी वक्त में कोर्ट कचहरी का काम किया करते थे और घर पर जुड़े सारे काम उनकी पत्नी मतलब रमाबाई की माँ ही देखा करती थी। शादी के 1 साल में ही उनको पहला बच्चा हुआ, पर वो जन्म से पहले ही मरा हुआ निकला। उसके 1.5 साल बाद माँ फिर से गर्भवती थी, पर दूसरी बार भी वही हुआ। बच्चा जन्म से पहले ही गर्भ में मरा हुआ था। डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया तो बताया कि वह कभी माँ नहीं बन सकती और कहीं अगर वह गर्भवती रही तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा और इस वजह से उन्हें आगे जाकर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा होगा कि ऑपरेशन करके गर्भ की थैली को निकाल दो। पर रमाबाई की माँ ने ऑपरेशन करने से साफ इनकार कर दिया। वह बहुत जिद्दी थी। वह अपनी नियति के आगे हार नहीं मानना चाहती थी और फिर बच्चा पाने के लिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन दिनों उनका रात देर रात घर के बाहर आना जाना शुरू हुआ
अलग अलग जाति के लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ। रोज अलग अलग ढंग के लोग घर आने लगे थे और वह घर आकर कुछ तंत्र मंत्र किया करते थे। हर वक्त कोई अजीब सा मंत्र पढ़ा करते थे। रंगोली से घर में अजीब अजीब सी आकृतियां बनाते थे। हवन किया करते थे। दिन भर उस घर में अजीब सी कड़वाहट भरी गंध रहा करती थी। रात के अंधेरे में रहने वाली यह लोग खासकर अमावस की रात कोई बड़ी पूजा, कोई बड़ा होम हवन जरूर करते थे। और उन लोगों के कहने के मुताबिक रमाबाई की माँ रात बेरात ठंडे पानी से नहा के गीले कपड़ों के साथ ही आंगन में बैठ जाती थी। वे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें लेकर बीच रात घर के बाहर कहीं निकल जाती थी। उन्हें रोकने की तब घर में किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी। उस वक्त उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती थी, इसलिए उनसे नज़र मिलाने तक की किसी में हिम्मत नहीं थी। और यह सब करने के बाद तीसरी बार था जब उनके पेट में बच्चा पल रहा था। इस बार उन्होंने हॉस्पिटल तक किसी को नहीं बुलाया। गांव की ही एक औरत उनका प्रसव कार्य करने के लिए उनके घर आई थी, पर जब बच्चे का जन्म हुआ तो वह औरत दौड़कर ही कमरे के बाहर चली गई। उस कमरे में माँ अपने बच्चे के साथ अकेली ही थी, पर वहाँ क्या हुआ था और वह औरत भागकर बाहर क्यों चली गई यह कोई नहीं जानता था। पर इतना तंत्र मंत्र करने के बाद भी माँ अपने पूरे होश में थी। उसका चेहरा सख्त हो चला था, आंखें किसी कांच की तरह चमक रही थी। उनके पति ने बस एक बार ही उन्हें समझाने की कोशिश की थी, और वह जो रात रात तंत्र मंत्र किया करती है उन सब चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी थी। लेकिन तब तक माँ इन सब में बहुत आगे निकल चुकी थी। अब उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। उन्होंने अपने बच्चे पाने के लिए इस सब की शुरुआत तो कर दी थी, पर अब उसे रोकना उनके हाथ में नहीं था। जब चौथी बार गर्भवती थी तब उन्हें एक और लड़का हुआ। उसके कुछ सालों बाद एक लड़की और आखिर में रमाबाई का जन्म हुआ था। उसके बाद माँ ने किसी को भी जन्म नहीं दिया, पर रात देर रात उनका घर के बाहर आना जाना शुरू ही था। उन्हें तब भी बीच रात लोग मिलने आया करते थे, तंत्र मंत्र पूजा पाठ किया करते थे। शायद अब इसे रोकना उनके हाथ में नहीं था। शायद अब यह सब उन्हें आखिरी सांस तक करना था। लेकिन यह सब गांव के लोगों से कहाँ छुपा रहने वाला था। गांव का हर एक इंसान उनके बारे में जान चुका था। उनके पेट में बच्चा मर जाता था तो उन्होंने क्या क्या तंत्र मंत्र किया था, क्या क्या अघोरी साधनाएं की थी। पर पहले बच्चे के बाद उस कमरे में क्या हुआ था यह किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें एक के बाद एक ऐसे 4 बच्चे हुए। वह भी बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गई और फिर सब अपने अपने रास्ते चले गए और उनकी माँ मतलब नानी अकेले ही रह गई थी। महीने 2 महीने में पिताजी एक आध बार खत भेजते थे, अपनी खुशहाली बताते थे। उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शायद ये माँ की वजह से ही था। पर आगे आने वाले खतों में माँ की तबीयत के जिक्र होने लगे थे। सब पता चल रहा था कि माँ की तबीयत अब खराब होती जा रही है, बहुत थक गई है, उनकी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, शरीर भी बहुत भारी भरकम हो गया था, जिसकी वजह से अब उनसे छोटे मोटे काम भी नहीं किए जा रहे थे। माँ ने तब आखिरी बार अपने बेटों और बेटियों से एक बात कही थी, बच्चा पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर मैंने जो भी किया उसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया उसकी पूरी कीमत चुकाई है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जन्म भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, आखिरी वक्त तक उन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन अब मेरी हालत ख़राब है, मुझसे अब कुछ किया नहीं जा सकता।
और तुम में से किसी पर भी इस सब का बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। जो मैंने किया है वो मुझे ही भुगतना है। बस अब शरीर और मन में ताकत नहीं बची है। जो दरवाजे आज तक मैंने बंद करके रखे हुए थे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। मैं उन्हें अंदर आने से रोक नहीं सकती, पर अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। एक बार मन पर काबू छूट गया तो किसी भी चीज़ का तालमेल नहीं रहता। कब क्या दिख जाए कुछ बोल नहीं सकते, और वह सब झूठ है यह भी कह नहीं सकते। मुझे दौरे पड़ेंगे, कोई अजीब सा झटका सा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कभी भी डॉक्टर को घर मत बुलाना। मेरा शरीर अब उनकी समझ के बाहर चला गया है। कभी शायद मैं कुछ भी बड़बड़ाने लगूं, लेकिन मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। और कभी लगे कि मैं काबू नहीं हो पा रही हूँ तो एक नाम बताकर रखती हूँ, उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। हस्तर। हस्तर, ये नाम लेकर तुम मुझे डरा सकते हो। मैं बस एक इसी नाम को सुनकर शांत हो जाऊंगी। मुझे कभी भी इस घर से बाहर मत जाने देना। मैं आखिर तक यहीं रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मुझे किसी भी बात का कारण मत पूछना, मैं बता नहीं पाऊंगी। बस तुम सब अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताना। यह सब सुनकर और अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताकर उनके बेटा बेटी अपने घर वापस चले गए। जब तक पिताजी थे माँ की देखभाल किया करते थे, तब तक सब ठीक चल रहा था। इसी दौरान रमाबाई के पति की मौत हो गई थी, तो अब रमाबाई भी टीचर की ही नौकरी करने लगी थी। रमाबाई ने उस धक्के को सहकर फिर से अपना घर बसा लिया था और अपने बच्चों का ठीक से पालन करने लगी थी। सब कुछ ठीक हो ही रहा था कि तभी उनके भाई ने उनके लिए एक खत भेजा कि माँ और पिताजी बीमार हैं और वो उनको देखने के लिए गांव जा रहे हैं। तो रमाबाई भी अपने काम से छुट्टी लेकर दोनों बेटों के साथ गांव चली गई। बाकी भाई बहन भी गांव पहुंच गए थे। वहां देखा तो माँ और पिताजी दोनों की हालत ठीक नहीं थी। पिताजी मानसिक रूप से भी बीमार दिख रहे थे। शायद उनको कोई झटका लगा था और कुछ दिन में उनकी भी मौत हो गई थी। अब सभी भाई बहनों के सामने एक ही समस्या थी कि माँ का ख्याल अब कौन रखेगा। वैसे तो सभी भाई बहन आपस में बहुत अच्छे थे, माँ से बहुत प्यार भी करते थे और सभी अपने अपने जीवन में बिजी थे। सबका परिवार था, जीवन साथी थे। बस एक रमाबाई ही थी जिनका पति मर चुका था और एक छोटा सा परिवार था, और अगर रमाबाई ने हाँ कहा तो सब ठीक हो सकता था। फिर सभी भाई बहनों ने रमाबाई को माँ की देखभाल के लिए गांव में रुकने के लिए राजी कर लिया। रमाबाई, जो अपने पिताजी को देखने के लिए गांव आई थी, वापस अपने घर नहीं गई। उनके बड़े भाई ने उनका सारा सामान गांव तक पहुंचा दिया था और उनकी नौकरी छुड़ाने का इंतजाम भी कर दिया था। रमाबाई को वहां छोड़ सभी अपने अपने घर चले गए थे। रमाबाई ने अपने दोनों बेटों के साथ पहली बार उस घर में कदम रखा था। 4 साल का लक्ष्य और 6 साल का मनोज। उनके लिए ये सब जैसे नया था, पर उन्हें भी धीरे धीरे इन सब की आदत हो गई। नया घर, नया रास्ता, नया स्कूल, उनके लिए सब कुछ अलग था। वो घर भी बहुत बड़ा था और उस घर के पीछे के कमरे में ही उनकी नानी रहा करती थी। लक्ष्य नानी के साथ अपनी पहली मुलाकात भुला नहीं सकता था। नानी अपने कमरे में लेटी हुई थी, एकदम शांत। नानी को उठाकर अपने बिस्तर तक रखने के लिए भी 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी। नानी का वो भारी सा और भद्दा सा शरीर किसी तरह अपने बिस्तर पर फैला हुआ था। बड़े भद्दे चेहरे की छोटी आंखों से वो कमरे के दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। तब रमाबाई अपने दोनों बेटों को उनके पास ही ले जा रही थी, पर दोनों बेटे अपनी माँ के हाथ को पकड़कर पीछे खींच रहे थे।
वो नानी के पास नहीं जाना चाहते थे। आखिर रमाबाई दोनों को नानी के पास ले आई और उनकी पहचान नानी से कराने लगई। तब नानी अपने गंदे भद्दे हाथों से मनोज को पकड़ने की कोशिश करने लगी। ये देख दोनों रो पड़े और मौका मिलते ही वहाँ से भाग गए। आगे जाकर दोनों के मन में जो नानी से डर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। वो जान चुके थे कि नानी हमेशा ही पीछे के कमरे में बस पड़ी रहती है, पर उन्हें अब उन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। लेकिन इतने सालों में रमाबाई ने कभी उन्हें नानी के कमरे में भेजा नहीं था। वह खुद ही अपनी माँ की देखभाल किया करती थी, पर गांव के लोगों को उस घर के बारे में जानने में हमेशा ही दिलचस्पी थी। नानी के बारे में हर किस्से, हर तरह की बातें फैली हुई थी, इसलिए मनोज और लक्ष्य के कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। वह जब भी बाहर जाते उन्हें लोगों से नानी के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था। कोई कहता था कि पता है तुम्हारी नानी डायन है, तुम्हारी नानी रात में शमशान जाया करती थी। एक रात को ही उनके पीछे पीछे एक आदमी शमशान तक चला गया था। तब उसने अपनी आंखों से तुम्हारी नानी को शमशान जाते देखा था। तब वह एक चिता के चक्कर काट रही थी, अपने मुंह से कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी और अचानक उसके आसपास कुछ हवा में उड़ने लगा और उस चिता की राख से कुछ अजीब सा उठकर बैठ गया। आगे देखने के लिए वह आदमी बाहर रुका ही नहीं, उसे वहीं उसकी जगह पर बहुत तेज बुखार आ गया था। तभी दूसरे ने कहा, हाँ मुझे शमशान के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं, मतलब बहुत से लोगों ने देखा है कि अमावस की अंधेरी रातों में तुम्हारे घर के पीछे कोई कोई आत्माएं जमा हो जाती थी और जब तक तुम्हारी नानी दरवाज़ा खोलकर उन्हें कुछ दे नहीं देती थी वह तब तक वहाँ से बिल्कुल नहीं जाते थे। वह सभी बस वहीं खड़े होकर रोया करते थे। तब किसी ने उन्हें यह भी बताया था कि बहुत साल पहले की बात है, तुम्हारी नानी को बच्चा होने वाला था। गांव की कोई औरत तब उस बच्चे के जन्म के वक्त वहाँ थी और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वह औरत डरते हुए उस कमरे से बाहर भागी थी। पता है उसके बाद वह पागल हो गई। कहते हैं कि उसने वहाँ किसी शैतान को देख लिया था। लाल लाल आंखें, नुकीले दांत, किसी जानवर की तरह उसके नाखून थे। ऐसी कई बातें उन्होंने आज तक लोगों से सुनी थी। उनमें से एक भी लक्ष्य को याद आती तो डर के मारे उसका शरीर कांप उठता था, क्योंकि वो अभी नानी के कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ा था और वह बस नानी को देखे जा रहा था। नानी के दोनों हाथों के पंजे हो गए थे और अब भी वह अपने नाखूनों से खर खर करते हुए चादर को ओढ़े जा रही थी। नानी को दौरा कैसे पड़ सकता है, कैसा झटका आता है, यह इतने सालों में लक्ष्य ने कभी नहीं देखा था और वह सोच रहा था कि अगर कहीं अब नानी को झटका आ गया तो वह क्या करेगा, क्योंकि अब वह उस घर में पूरा अकेला था। लक्ष्य तो जैसे अपनी जगह पर ही चिपक कर खड़ा था। आज तक नानी के बारे में उसने जो जो सुना था वह सब उसे किसी तस्वीर की तरह अपनी आंखों के सामने होता दिखाई दे रहा था। नानी रात रात में शमशान जाती थी। रात में कुछ बुरी आत्माएं घर के पीछे जमा होती थी और कुछ पाने के लिए रात रात रोया करती थी। और वह औरत जो किसी शैतानी चीज को देखकर पागल हो गई थी, उसे यह सब सुनने में तब इतना डर नहीं लगा था जितना उन्हें याद कर अब लग रहा था। उसके सामने बस नानी थी, अपने नाखूनों से चादर को कुरेदने वाली नानी। लक्ष्य का गला सूख चुका था। उसने डर के मारे दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली थी। जब उसे डर लगता था वह ऐसे ही खड़ा रहता था। बहुत देर तक वहीं खड़ा था। उसके पैर दर्द करने लगे थे। सूरज तब तक डूब चुका था। कमरे में जो प्रकाश था वह भी बहुत कम था और तब उसे याद आया उसे घर में दिए जलाने हैं।
लक्ष्य दरवाजे को पकड़कर किसी तरह उस कमरे से बाहर आया और सीधे रसोई घर की ओर चला गया। रसोई घर में उसकी माँ ने दियों में तेल भरकर रखा हुआ था। लक्ष्य ने सारे दिए उतारे और जला दिए और उन्हें हमेशा की तरह उन्हीं जगहों पर रख दिया, लेकिन एक दिया उसे नानी के कमरे में भी रखना था। वह अगर इस बात को टाल सकता तो वह किसी भी कीमत पर टाल देता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। माँ के आने में अभी बहुत देर थी। अभी तो डॉक्टर के पास पहुंची होगी, वह नंबर लगाएगी, फिर डॉक्टर उसके भाई को चेक करेगा और फिर हाथ को पट्टी करेगा। मतलब साफ था कि माँ को आने में बहुत रात होने वाली थी। अब जो कुछ भी करना था वह लक्ष्य को अकेले ही करना था। लक्ष्य के हाथ कांपने लगे थे। वह जाकर नानी के कमरे के सामने खड़ा हो गया। कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। उसने दिए को ऊपर पकड़ते हुए एक नज़र नानी की ओर देखा। नानी एक अजीब सी आवाज़ में लोरी गुनगुना रही थी। नानी को देख उसके हाथ से दिया लगभग छूट सा ही गया था। नानी की दोनों आंखें किसी जानवर की तरह खुली की खुली थी और नानी की नज़र लक्ष्य पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही नानी ने लक्ष्य को सामने देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई, एक अजीब सी मुस्कान। वह देखकर लक्ष्य बुरी तरह से कांपने लगा। नानी ने खसखसाती हुई आवाज में कहा, यहाँ मेरे पास आओ। लक्ष्य आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन नानी की बात उसे किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। नानी? और आ गया मेरी तरफ। लक्ष्य को जैसे अपने हाथ और पैरों पर काबू ही नहीं था। उसने धीरे से दिए को नीचे जमीन पर रख दिया और अपने दोनों पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा था। नानी अभी भी लक्ष्य को देखती जा रही थी कि लक्ष्य नानी की खाट के पास जाकर 2 कदम दूरी पर ही रुक गया। नानी ने उससे पूछा, रमा कहाँ है? नानी वो मनोज भैया का हाथ टूट गया है, उसे लेकर अस्पताल गई है। मतलब तू घर में अकेला है? हाँ नानी। लक्ष्य की आवाज अब रोने वाली हो चुकी थी। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। नानी, हम दोनों उन्हें कुछ भी नहीं कहते, हमें कुछ पता भी नहीं है। नानी की आंखें अब और भी बड़ी बड़ी होने लगी थी और हाथ की उंगलियां खुलने लगी थी। फिर से एक बार नानी अपने बड़े बड़े नाखूनों से चादर को कुरेदने लगी। सब सोचते हैं कि नानी अब थक गई है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती, तो उसके बारे में अब कुछ भी कहो, कुछ भी करो। नानी की आवाज में अब बदलाव आ रहा था। उसकी आवाज नीचे नीचे जा रही थी, जिसमें एक तरह की खरखर भी थी। नानी ने उसके आगे भी कुछ कहा, लेकिन लक्ष्य को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। नानी ने अपने दोनों हाथ खाट पर रख दिए और एक अजीब सी आवाज करते हुए उठकर बैठ गई। कौन कहता है मुझे अपनी जगह से हिलना तक नहीं आता? हाँ? अब नानी की आवाज बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी। लक्ष्य की हालत डर के मारे बहुत खराब हो गई थी। जो वह देखना नहीं चाहता था, उसे वही सब देखना पड़ रहा था। वही सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। नानी को दौरा पड़ा था। वह अजीब सा झटका आ गया था। डर की वजह से लक्ष्य के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, और उसकी माँ ने उसे जो बताया था वह याद करने की वह बहुत कोशिश कर रहा था। माँ ने कुछ तो नाम बताया था, लेकिन लक्ष्य के दिमाग ने नानी को देखने के बाद जैसे काम ही करना बंद कर दिया था। नानी के पैर अब खाट के नीचे तक लटक रहे थे।
और अब नानी लड़खड़ाते हुए अपने दोनों पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। उसका वह मोटा सा भद्दा सा शरीर देखकर लक्ष्य का मुंह अपने आप ही बंद हो गया था। नानी तब सामने से कुछ बड़बड़ा रही थी। लक्ष्य को वो नाम याद ही नहीं आ रहा था। मानी क्या बताया था? हस्ती, हूटर। नानी ने अपना एक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ाया। नानी की आवाज़ जब धीरे धीरे से बहुत तेज होती जा रही थी और तब ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में वह अकेली नहीं है, उसके साथ और कोई भी है। तब उसे बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, जैसे बहुत सारे लोग हों, सब बात कर रहे हों। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, तो कोई दर्द से चीख रहा था। नानी ने अपना एक और कदम आगे बढ़ाया। वह देखकर लक्ष्य लड़खड़ाते हुए थोड़ा पीछे हट गया। लक्ष्य जानता था कि उस मोटे भद्दे हाथ का बस एक स्पर्श और सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ ने क्या कहा था? कौन आएगा कहा था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? लक्ष्य याद करने की कोशिश पर कोशिश किए जा रहा था। नानी और थोड़ा आगे बढ़ी। अब लक्ष्य एक दीवार को चिपक कर खड़ा हो गया था। वहाँ पीछे हटने तक की जगह नहीं बची थी। लक्ष्य को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए नानी ने अपने दोनों भद्दे हाथ हवा में फैला दिए थे और तभी लक्ष्य को याद आया, हाँ हस्तर, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, नानी पीछे हट जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। नानी पीछे हट जा, हस्तर आ जाएगा। और लक्ष्य बार बार उसी बात को दोहराए जा रहा था। और तब नानी के हवा में फैलाए हुए दोनों भारी भरकम हाथ नीचे गिर पड़े और नानी ने गुस्से में ही कहा, तुझे किसने बताया कमीने? नानी की आवाज में गुस्सा था, निराशा थी और डर था और हार भी थी। दिए की उस पीली रोशनी में नानी के मोटे भद्दे शरीर की परछाई पीछे की दीवार पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और वह अब छोटी छोटी होती चली जा रही थी। लक्ष्य वहीं दीवार को पीठ लगाकर बैठा रहा और अपने घुटनों के बीच चेहरे को छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। बहुत देर तक रोने के बाद वह धीरे धीरे शांत हो गया। लक्ष्य ने अपने सर को उठाकर डरते हुए ही उस पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाई। नानी जैसे पहले सो रही थी, अब बिल्कुल वैसे ही खाट पर पड़ी हुई थी। उसके दोनों हाथ पेट पर थे और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। गर्दन तक नानी का शरीर चादर से ढका हुआ था। अब लक्ष्य तो होश में आ गया था और लड़खड़ाते हुए उस कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर जाकर वह एक घर में खंबे के पास बैठ गया था। बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। रात के कुछ 11 बजे लक्ष्य की माँ वापस आई। तब तक लक्ष्य खंबे के पास ही सो गया था। माँ के हाथ का स्पर्श होते ही पहले तो वो बहुत बुरी तरह से डर गया और डर के मारे पीछे हट गया और फिर जब अपनी माँ को देखा तो उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, अगली कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानियाँ देर से लाने के लिए एक रीज़न ये भी है कि लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे मुझे कहानी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है आने वाले भविष्य में मुझे इससे कुछ कमाई होने लगे, तो मेरा भी मन आपके लिए और ज़्यादा कहानियाँ लाने को करेगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं अगली कहानी की शुरुआत करता हूँ। डाग और डागा ये क्या होते हैं, इनके बारे में आप और हम नहीं जानते होंगे, पर पहाड़ी लोगों को, मतलब हिमाचल और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को इनके बारे में ज़रूर पता होगा। ये कहानी पहाड़ी इलाके के इन्हीं डाग और डागा की है।
यह कहानी शिमला के छोटे से गांव कोट खाई की है। कई सालों के बाद ऋतिक अपने दादाजी से मिलने कोट खाई में गया। दरअसल ऋतिक दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और साथ में उसके घरवाले भी दिल्ली में रहते थे और इसी साल उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसको अपने गांव में घूमने का बहुत ही मन हो रहा था। वो रात की ट्रेन से कोट खाई की ओर निकल पड़ा। जब ट्रेन में बैठा तो उसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था क्योंकि बहुत सालों के बाद वह अपने दादा और दादी से मिलने जा रहा था। यह सब सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और जब उसकी आंख खुली तो दूसरे दिन वह शिमला के स्टेशन पर था। शिमला उतरकर उसने कोट खाई के लिए बस पकड़ी और कुछ ही घंटों में वह अपने गांव यानी कि कोट खाई पहुंच चुका था। जब वह बस से उतरा उसने देखा कि उसके दादाजी उसे लेने बस स्टॉप पर खड़े हैं। वह अपने दादाजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था और वह उनके गले लग गया। यूं तो शिमला का मौसम हमेशा ही ठंडा रहता है पर जनवरी के महीने में वहाँ और भी ज़्यादा ठंड होती है। तो उसने कहा, अरे दादाजी, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ऋतिक के दादाजी ने कहा, अरे बेटा, यहाँ तो इसी तरह ही मौसम रहता है, चलो जल्दी से घर चलते हैं। दोनों ने स्टेशन के एक रेस्टोरेंट पर ही नाश्ता किया और इसके बाद वह अपने दादाजी के साथ घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ही वह अपने दादा और दादी के घर में था। ऋतिक ने पहली बार पहाड़ों का ऐसा नज़ारा देखा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा हमेशा के लिए ही इधर ही रह जाए। शिमला में लोगों के घर पहाड़ों पर होते हैं तो ऋतिक के दादाजी का घर पहाड़ों के बीच में यानी कि कुछ लोगों के घर नीचे थे और कुछ लोगों के घर पहाड़ों के ऊपर यानी कि सबसे ऊपर थे और दादाजी का घर बीच में था। इसके बाद ऋतिक अपने घर वालों से मिलता है और इधर उधर की बातें करता है और फिर सबने साथ में खाना खाया और शाम के वक्त सभी आग जलाकर बैठ जाते हैं। ऋतिक ने पहली बार पहाड़ों का ऐसा नज़ारा देखा था तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ऋतिक ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैंने सुना है कि शिमला में बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। तो उसके दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि भूत प्रेत से भी खतरनाक हैं। ऋतिक ने कहा, दादाजी, वैसे तो मैंने बहुत सारी भूत प्रेत की कहानियाँ सुन रखी हैं लेकिन मैं आज आपसे कहानी सुनना चाहता हूँ। तो दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा जो तुमने कहीं भी नहीं सुन रखी होगी। अब आगे जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो दादाजी की जुबानी है। तो यह कहानी आज से कई साल पहले की है। उस वक्त मैं तुम्हारी उम्र का था। तो हमारे गांव में एक चरवाहा था जो कि भेड़ बकरियों को चराता था। उसका नाम राकेश था। वह बहुत ही मेहनती आदमी था और उसकी नई नई शादी हुई थी। दरअसल वो चरवाहा और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वह दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन उनके घर वाले नहीं माने तो उन लोगों ने घर से भागकर शादी कर ली। लड़की को भी उसके साथ भागना पड़ा क्योंकि वो उस राकेश के बच्चे की माँ बन गई थी। साथ ही वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। वह दोनों हमेशा साथ में ही भेड़ बकरी चराने जाते थे। उस वक्त इन पहाड़ों पर और भी ज़्यादा घना जंगल हुआ करता था। इसी तरह कई महीने बीत गए थे और जब उसकी बीवी को बच्चा हुआ तो कुछ दिनों तक वह बकरी चराने नहीं गया। करीब एक हफ्ते बाद जब उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं बकरी चराने जा रहा हूँ तो उसकी बीवी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ। राकेश ने कहा, अरे अभी हमारा बच्चा एक हफ्ते का है और इस हालत में मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता, इसलिए तुम आराम करो। फिर वह राकेश बकरी चराने अपने घर से निकल गया। जहाँ वह बकरी चराने जाता था
वहाँ काफ़ी घना जंगल था। बकरी चराते चराते उसे शाम हो गई थी और जब वह वापस घर की ओर निकलने लगा तब उसने देखा कि 2 बकरियां कम हैं। अब राकेश उनको ढूंढने लगा क्योंकि वह अपनी बकरियों को अपने बच्चों की तरह मानता था। काफ़ी ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिली और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया और आसपास काफ़ी कोहरा भी होने लगा था। जब उसे ठंड लगने लगी तो उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जला ली। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको काफ़ी भूख लगने लगी थी। तभी उसने देखा कि झाड़ी के पास एक सेही था, यानी कि ऐसा जानवर जिसकी पीठ पर बहुत सारे लंबे लंबे कांटे होते हैं। जब उस चरवाहे ने उसको देखा तो किसी तरह उसको पकड़कर आग में पकाकर खाने लगा। उसने उसका आधा कच्चा मांस पेड़ के ऊपर टांग दिया और उसने उसका आधा हिस्सा पकाकर खा लिया। उसको पता था कि उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वह भी क्या करे क्योंकि उसका घर काफ़ी दूर था और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। साथ ही जंगली जानवरों का भी खतरा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में छोटा सा बच्चा लेकर उसके पास चली आ रही है। जब इतने ध्यान से देखने से पता चला कि वो उसकी पत्नी ही थी जिसने वह बच्चा अपने हाथ में लिया हुआ था। उसे देखते ही चरवाहे ने कहा, अरे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक चली आई। पहले तो उस चरवाहे को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने कहा, मैंने मना किया था ना कि इस हालत में तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता, फिर भी तुम यहाँ चली आई। तो वह कहती है कि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी ना, इसलिए ही चली आई। फिर वह दोनों साथ में बैठकर आग देखने लगते हैं कि तभी उसकी पत्नी ने कहा, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। फिर चरवाहा अपनी बीवी से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वह हाँ कहती है। फिर चरवाहे ने उसे थोड़ा सा वो मांस उसको खाने को दिया और दोनों उसी पेड़ के नीचे सो गए। तभी थोड़ी देर के बाद उस चरवाहे को कुछ आवाज़ सुनाई दी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी बीवी उस सेही का खून जिसको चरवाहे ने पकाया था, उसका खून जमीन से अपनी लंबी लंबी जीभ से चाट रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो वह उसकी बीवी नहीं थी। डर के मारे राकेश अपने बच्चे को उठाकर वहां से भागने लगा। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में जो बच्चा है वह कोई बच्चा नहीं बल्कि एक कंकाल है। अब वो पूरी तरह से डर गया था। डर से इधर उधर भागने लगा क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यह कोई साधारण औरत नहीं है बल्कि एक डाग है। तभी ऋतिक ने अपने दादाजी को बीच में रोकते हुए कहा, दादाजी ये डाग क्या होती है? तो उसके दादाजी ने कहा, बेटा हमारे गांव में डाग और डागा आज भी भटकते हैं और यह ऐसे इंसान होते हैं जो माँ काली की पूजा करके बहुत तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। आम भाषा में इसे डायन या फिर प्रेत भी कहते हैं, जो यह शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। और महिलाओं को डाग कहते हैं और पुरुषों को डागा कहते हैं। तो ऋतिक कहता है, दादाजी क्या यह लोग बुरे होते हैं? तो उसके दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, यह बुरे और अच्छे दोनों होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ तभी बढ़ती हैं जब यह बुरे काम करते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन्हें 3 लोगों की बलि देनी होती है जो कि इनके बहुत ही प्रिय होते हैं। यानी कि या तो वह अपने पति पत्नी और बच्चों की बलि देते हैं, उसके बाद उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, नहीं तो वो किसी भी अनजान की या फिर बहुत सारे अनजान लोगों की बलि देते हैं जिससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। साथ ही इनकी नज़र बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। अगर ये किसी जिंदा इंसान को बुरी नज़र से देख लें तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। और इनकी एक आदत होती है कि यह हर समय अपनी जीभ को बाहर निकालते रहते हैं। इनकी जीभ जितनी बड़ी होती जाती है उनकी शक्तियाँ भी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं।
ये भूत भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही अगर ये किसी को वरदान दे दें तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। जैसे यक्षिणी लोगों को धनवान कर देती है लेकिन वह उनके सामने कुछ शर्तें रखती है, उसी तरह डाग और डागा भी वरदान देने से पहले कुछ शर्त रखते हैं। डाग और डागा हम ही लोगों के बीच आम इंसान की तरह होते हैं। साथ ही जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुर्दे के शरीर पर ये डाग और डागा बैठकर उसका दिल खा जाते हैं और ऐसा करते वक्त वह किसी को भी दिखाई नहीं देते। हमारे गांव में कई लोगों ने इन्हें देखा है। जब हम किसी मुर्दे को शमशान लेकर जाते हैं तो जलने से पहले उसके शरीर में हलचल होती है और लोगों को साफ साफ दिखाई देता है कि उस मुर्दे के मुंह से खून निकलने लगता है। तो गांव वाले समझ जाते हैं कि जरूर डाग या डागा ने इसके भीतर से इसका दिल निकालकर खा लिया है। एक बात और, डागा जो कि पुरुष होता है वह डाग से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ऋतिक के दादाजी ने आगे कहानी सुनाना शुरू किया। जब वो चरवाहा राकेश भागने लगा तभी उस डाग ने उसे रोका और कहा, सुनो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मैं तुमको वरदान भी दूंगी, लेकिन बस एक शर्त है, ये कि तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और जिस दिन तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो उसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इतना सुनते ही राकेश वहीं रुक जाता है क्योंकि वो जानता था कि डाग के वरदान में बहुत ताकत होती है और वो उसकी सारी परेशानी ख़त्म कर सकती है। और तब वो डाग कहती है कि आज के बाद तेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और तेरे पास बहुत सारा धन भी होगा। इसके बाद वो डाग वहाँ से गायब हो जाती है और थोड़ी देर के बाद सुबह भी हो जाती है। फिर राकेश अपने घर आ जाता है। 1 महीने में ही उसके काम में उसे मुनाफा होने लगता है, जिससे वह काफ़ी गाय भैंस भी खरीद लेता है और 6 महीने में ही वो अपनी खुद की डेयरी खोल लेता है। 2 साल में ही उसकी 3 डेयरी खुल चुकी थी। अब उसका पूरा जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन जब भी उसकी बीवी उससे पूछती कि अचानक उसको इतना मुनाफा कैसे होने लगा तो राकेश उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। इसी तरह करते करते राकेश उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। पर वो नशा करने लगा था और एक दिन उसने नशे में अपनी बीवी को सब बता दिया, क्योंकि उसकी बीवी उसकी इस हालत को देखकर बहुत जिद कर रही थी। राकेश को अगली सुबह जब होश आया तब उसको पता चल चुका था कि अब वो डाग उसे नहीं छोड़ेगी। और ठीक उसी रात जब वह सो रहा था तो सपने में वो उसी जंगल में लेटा हुआ था। अचानक उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि वो सपने में नहीं है, बल्कि वो सच में उसी जंगल में पड़ा हुआ था। वो उठना चाह रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। जाने किस शक्ति ने उसको जकड़ लिया था। वो वहाँ उस जंगल में कैसे आया उसे नहीं पता था। तभी वो डाग बेहद डरावनी आवाज़ निकालते हुए एक पेड़ के पीछे से उसकी तरफ आने लगी। राकेश अब छटपटाने लगा। वो कैसे भी बस वहाँ से खड़ा होकर भागना चाहता था पर वो नहीं जा सका। वो डाग उसके पास आ गई थी और वो उसकी छाती के ऊपर बैठ गई। उसके डरावने चेहरे को देखकर राकेश की हालत खराब हो गई थी। तभी वो डाग बहुत ज़ोर से चीखने लगी। इसके बाद उस डाग ने अपनी लंबी जीभ उस चरवाहे के मुंह में डालकर उसकी पूरी अंतड़ियों को बाहर निकाला और उसके दिल को निकालकर खा गई। अगली सुबह जब राकेश की पत्नी उसको ढूंढने लगी पर जब वो घर और आसपास नहीं मिला तो गांव के कुछ लोगों को लेकर जंगल पहुंच गई, जहां राकेश को उसने मरा हुआ देखा। डाग और डागा आज भी इन्हीं पहाड़ों में भटकते रहते हैं, अपने अगले शिकार के इंतजार में।